तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहां भी क्लास को शेयर करना है बाबू क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको मैं आज इस क्लास में कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है। क्या है? यदि किसी एपी का 8वां पद कितना है? तो 8वां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है और 14वां पद कितना है बाबू? 29 है। तो उस एपी का सार्व अंतर ज्ञात करें। इस एपी का क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहां पर क्या है? एपी का 8वां पद। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। 8वां पद कितना दिया हुआ है? एपी का 8वां पद कितना दिया हुआ है? 17। एपी का 8वां पद 17 दिया हुआ है, यानी कि T8 बराबर कितना दिया हुआ है? 17। 8वां पद हमारा क्या दिया था? 17, तो हम लिख दिए। अब यहां पर देखो T8 यानी कि 8वां पद। क्या हम 8वां पद को A प्लस में 7D लिख सकते हैं? मैंने पिछले क्लास में भी आपको पढ़ाया था। पिछले कई क्लासों में मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया है कि चाहे वो 8वां पद हो, अगर 8वां पद रहे तो उसको हम लिखेंगे A प्लस का 7D। अगर यहाँ पर रहता बाबू T10 यानी कि 10वां पद रहता तो इसको हम लिखते हैं A प्लस का 9D, यानी कि T8 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस का 7D। हाँ, लिख सकते हैं। तो इसको लिख दो A प्लस का 7D बराबर क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लिए, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है? 14वां पद 29 है, तो यानी कि T14 कितना है? T14 29 है, ठीक है। तो यहाँ पर T14 को हम क्या लिख सकते हैं? तो T14 को हम लोग A प्लस का 13D लिख सकते हैं, यानी कि एक पीछे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A प्लस का 13D बराबर में 29। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसको हल कर दो बाबू, अब इसको हल कर दो। आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा बहुत ऐसे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको मजा आता होगा ऐसा समीकरण हल करने में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। क्या? 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 कितना दिया हुआ है? तो समीकरण 1 है A प्लस का 7D बराबर में 17। और समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है A प्लस का 13D बराबर में कितना है बाबू? 29। अब देखो साइन चेंज करो, तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर A प्लस में है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 13 प्लस में है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और 29 प्लस में है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो चीज सेम सेम, एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो वो कट जाता है। तो A से एक को काट दो तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? प्लस में 7D है, ठीक है। नीचे में क्या है? माइनस में 13D है, ठीक है। जब हम साइन चेंज किए तो यहाँ पर पहले वाला साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो +7 में से -13 को घटा दो तो कितना बचेगा? -6। और यहाँ पर D तो D बराबर में। अब उसके बाद देखो प्लस में 17 है, माइनस में 29 है। अब हम जब 17 में से 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? तो यहाँ पर देखो जब हम 17 में से 29 को घटाएंगे तो 12 बचेगा और माइनस में 12 बचेगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस क्या हो गया? खत्म। तो D बराबर में 12 तो 12। अब ये 6 गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा भागा में, 6 दूना का 12। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सार्व अंतर ही निकालने के लिए करा था D का मान, तो D का मान हम निकाल दिए। D का मान हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि बताइए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? √2 तथा शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन,
ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिया बाबू। अब उसके बाद सॉल्यूशन लिखने के बाद दिया क्या गया है, तो लिखेंगे दिया गया है। देखो जितना अच्छा से आप बनाएंगे ना मैथ, उतना ही अच्छा नंबर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पर दिया गया है शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, रूट अंदर 2। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/√3। अब यहां पर देखो बाबू कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो यहां पर हम लिखते हैं कि अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट अभीष्ट द्विघात बहुपद। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो अभीष्ट द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब उसके बाद x² है तो x² को रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, √2, तो यहाँ पर हम √2 तो √2, अब x है तो x। ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, तो 1/3 कर दिए। अब इसको अच्छे से कर दो, x² है तो x² माइनस में √2 x हो जाएगा, है कि नहीं, √2 x हो जाएगा प्लस में 1/3, तो ये हमारा निकल गया द्विघात बहुपद। ठीक है, ये निकल गया हमारा द्विघात बहुपद। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में भी 2 नंबर आपको मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करना है कि बताइए 5 cos² 60 डिग्री प्लस में 4 sec² 30 डिग्री माइनस में tan² 45 डिग्री बट्टा में sin² 30 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसमें मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, दिया क्या गया है, यहाँ पर पूरा ये दिया गया है, तो इसको यहाँ पर उतार लो। 5 cos² 60 डिग्री प्लस में, ठीक है, 5 cos² 60 डिग्री प्लस में 4 sec² 30 डिग्री, फिर माइनस में दिया हुआ है tan² 45 डिग्री। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या दिया हुआ है बाबू, उसके बाद दिया हुआ है sin² 30 डिग्री और प्लस में cos² 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको बनाओ तो यहाँ पर देखो 5 है तो 5, ठीक है, कुछ नहीं तो गुना। cos 60 का मान कितना होता है हमको ये बताओ, तो cos 60 का मान जो होता है वह 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में 4 है तो 4, कुछ नहीं तो गुना। sec 30 का मान कितना होता है बाबू, तो sec 30 का जो मान होता है वह होता है 2/√3। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करते हैं, माइनस tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर, अब बटा है तो बटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ से अब देखो यहाँ पर गौर से देखना, sin² 30 प्लस में cos² 30, तो देखो बाबू ठिठा सेम है कि नहीं, ठिठा सेम है कि नहीं, हाँ। और एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसका पूरा मान हम क्या 1 लिख दें, हाँ लिख दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो इसका पूरा मान हम 1 लिख दिए। अब उसके बाद 5 है तो 5, कुछ नहीं तो गुना, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस में 4 है तो 4, कुछ नहीं तो गुना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब देखो नीचे वाला 1 का वैल्यू तो खत्म हो गया। ठीक है, नीचे 1, ये पूरा का मान 1 हो गया, तो इसका वैल्यू खत्म। ठीक है, अब उसके बाद इसी को सोल्व करो, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5/4 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में 4 से गुना करेंगे 4 चौको 16, 16/3 हो जाएगा, माइनस में 1/1 तो 1/1। अब इसका एलसीएम लो, भिन्न का जोड़ घटा दोनों साथ में है तो इसको कर दो। ठीक है, अब देखो बाबू जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये तीनों का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। ठीक है, देखो 4 3 का एलसीएम तो नहीं होगा, ये दोनों तो किसी से लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया जाता है गुना, तो इसलिए 4 तिहाई 12। ठीक है, अब उसके बाद चरका पारा में 12 कितना बार में आता है, चरका पारा में 12 3 बार में आता है, ऊपर कितना है 4 के ऊपर 5 है, तो 5 का पढ़ो 3 बार, तो 5 तिहाई का 15, प्लस में यहाँ पर देखो 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में आता है, तो 16 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, तो 16 चौके 64, माइनस में 1 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो 12 बार में आएगा। अब ऊपर है 1,
तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ पर देखो 15 है तो 15, ठीक है, प्लस तो प्लस 64 में से 12 को घटा दो तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो 5, 52 बचेगा बट्टा में 12। अब इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 67/12। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर 67/12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है, कहा जाता है कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों कहते हैं कि कभी भी जब आप एक बार मेहनत करने के लिए डट गए हैं कि अब हमें मेहनत करना है, अब हमें सक्सेस होना है, अब हमें मैट्रिक में 400 प्लस लाना है, तो हम पीछे क्यों हटे। हम अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो हमसे 400 प्लस क्यों नहीं आ पाएगा, तो पक्का 400 प्लस आपसे आ पाएगा यदि आप प्यारे बच्चों मेहनत कुछ दिन किए, 2 से 3 दिन मेहनत किए, 3 से 4 दिन मेहनत किए और आप सपना देखेंगे कि मेरा 400 प्लस आ जाएगा। तो क्या केवल सोचने से 400 प्लस आएगा, तो नहीं, केवल सोचने से 400 प्लस नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पथ पर अगर चल दिए हैं तो चलते रहना चाहिए, ठीक है, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि बताइए 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, 3 सिक्का है उसको एक साथ उछाला गया तो प्राप्त कुल संभव परिणाम बताएं। तो उससे प्राप्त जो संभव परिणाम आएगा वह क्या आएगा, ठीक है। कह रहा है कि 3 सिक्के को जब एक साथ उछाला गया तो उसका कुल संभव परिणाम बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका हल करते हैं। एक सिक्का में कितना संभव परिणाम होता है, तो एक सिक्का में 2 संभव परिणाम होता है। कितना, 2 संभव परिणाम होता है एक सिक्का में, ठीक है। अगर एक सिक्का में 2 संभव परिणाम होगा तो दूसरा सिक्का में भी 2 संभव परिणाम होगा, हाँ होगा। तीसरा सिक्का में भी 2 संभव परिणाम होगा, हाँ। तो यहाँ पर इसको गुना कर दो, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, तो कुल सिक्का में यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितना हो गया, मतलब कि 3 सिक्का को जब हम एक साथ उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम हमारा 8 आ गया। या तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप बाबू 2 सिक्के का कुल संभव परिणाम निकाल लीजिए, ठीक है। पहला सिक्का HT और दूसरा सिक्का भी HT, ठीक है। हेड में हेड से गुना करो तो क्या आएगा, हेड हेड आएगा। हेड में टेल से गुना करो तो क्या आएगा, हेड टेल आएगा, ठीक है। अब फिर टेल में हेड से गुना करो तो क्या आएगा बाबू, टेल और हेड आएगा। फिर उसके बाद टेल में टेल से गुना करो तो क्या आ जाएगा, टेल और टेल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 सिक्का का कुल संभव परिणाम, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, 3 सिक्का का कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पर 1 सिक्का का और यहाँ पर कुल संभव परिणाम हम लिख देते हैं हेड टेल। अब फिर वही काम करो, हेड हेड में हेड से गुना करो तो यहाँ पर आ जाएगा हेड हेड हेड, ठीक है। अब उसके बाद हेड हेड में टेल से गुना करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हेड टेल में हेड से गुना करो तो हेड टेल हेड, ठीक है। अब हेड टेल में टेल से गुना करो तो हेड टेल टेल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर टेल हेड में हेड से गुना करो तो टेल हेड हेड। अब उसके बाद टेल हेड में टेल से गुना करो तो टेल हेड टेल। अब उसके बाद क्या करना है, टेल टेल में टेल से गुना करो तो टेल टेल टेल, ठीक है। अब गिनो कितना कुल संभव परिणाम आया, 2 4 6 1 7, 7 आया। 1 मिनट बाबू, हेड हेड में हेड से गुना, हेड हेड में टेल से गुना, हेड टेल में हेड से गुना, हेड टेल में टेल से गुना। ओ यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर जब यहाँ पर गुना किए हेड टेल में टेल से गुना कर दिए। अब टेल हेड में हेड से गुना किए, टेल हेड में टेल से गुना किए। अब टेल टेल में हेड से गुना नहीं किए, यहाँ पर देखो टेल टेल में हेड से गुना करो तो यहाँ पर टेल टेल में हेड से गुना। अब उसके बाद टेल टेल में टेल से गुना करो तो टेल टेल टेल, ठीक है। तो अब हो गया पूरा 8 संभव परिणाम, ठीक है। या तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, बाय।